पुलिस जब भी आरोपियों की जेब से पिस्टल या कोई दूसरा फायर आर्म्स बरामद कर लेती है या जब किसी केस में फायर आर्म्स का प्रयोग हुआ मिलता है तो वहां मूल अपराध के साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगा दी जाती हैं। यदि फायर आर्म्स आरोपी के कब्जे में मिलता है तो 25 आर्म्स एक्ट और यदि फायर आर्म्स का उपयोग किया हुआ मिलता है तो 27 आर्म्स एक्ट की धाराएं लगा दी जाती हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि जिन केसेस में फायर आर्म्स की धाराएं लगी हों उनसे चुटकियों में कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उन केसेस को धूल में उड़ा दिया जाए। फायर आर्म्स की धाराओं को इस प्रकार से उड़ा देने का एक अन्य फायदा यह होता है कि आर्म्स एक्ट की इन धाराओं को गायब करते ही मूल अपराध को बनाए रखना प्रोसिक्यूशन के लिए एक चुनौती बन जाता है। उदाहरण के लिए पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने का सेक्शन 302 आईपीसी रेड विद 27 आर्म्स एक्ट पुलिस द्वारा यह आरोप लगाया जाता है। इसमें आज वाली तकनीक की सहायता से हम 27 आर्म्स एक्ट का आरोप गायब कर देते हैं। तो प्रोसिक्यूशन के सामने सवाल यह होगा कि यदि पिस्टल का आरोप साबित नहीं हो पा रहा है और पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने का आरोप है तो अब हत्या करने का आरोप कैसे साबित हो पाएगा। एक बात ध्यान रखने की है कि आर्म्स एक्ट में आर्म्स एंड एम्यूनिशन शब्द का प्रयोग एक साथ किया जाता है। जब भी आप एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्यूनिशन का मतलब होता है बुलेट या गोली या छर्रा या छर्रों का समूह। लेकिन चीजों को सरलता से समझने के लिए हम आज की वीडियो में केवल आर्म्स शब्द का प्रयोग करेंगे। जब भी हम आर्म्स शब्द का इस्तेमाल करें तो इससे आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन दोनों ही अर्थ समझ लीजिएगा। फायर आर्म एक ऐसा आर्म होता है जिसमें विस्फोटक की सहायता से एक या अधिक प्रोजेक्टाइल्स यानी फेंके जाने वाली चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो हथगोले, पिस्तौल, साइलेंसर्स, फायर आर्म को बनाने या लाने ले जाने की मशीनरी, इन सबको फायर आर्म्स ही कहा जाता है। आर्म्स की परिभाषा में फायर आर्म्स भी शामिल होते हैं, यानी कि हर फायर आर्म एक आर्म होगा। आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 में आर्म्स एंड एम्यूनिशन तथा फायर आर्म्स के रखने, खरीदने, बेचने, बनाने, लाने, ले जाने, लेकर चलने, इन सब पर लाइसेंस को जरूरी बना दिया गया है। आज की वीडियो में हम इसके ज्यादा डिटेल्स पर नहीं जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। केवल इतना जानना जरूरी है कि सेक्शन 3 आधारभूत सेक्शन है और सेक्शन 5 और 7 इसकी विशेष परिस्थितियों वाले रूप हैं। सेक्शन 5 में आर्म्स एक्ट के सेक्शन 5 में किसी भी आर्म्स या फायर आर्म्स की खरीद, बिक्री, निर्माण, प्रयोग आदि को प्रतिबंधित किया जाता है। बिना लाइसेंस के ऐसा नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन 7 में प्रोहिबिटेड आर्म्स को प्राप्त करना, धारण करना, बनाना, प्रयोग करना, मरम्मत करना वगैरह को प्रतिबंधित किया गया है। जब आरोपी इन सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 में से किए गए इन प्रतिबंधित कामों को करता है तो वह सेक्शन 25 या सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट में दंडनीय काम बन जाता है। सेक्शन 25 या 27 जहां लगे होंगे वहां पर सेक्शन 3 से लेकर 10 तक किसी न किसी सेक्शन का उल्लंघन जरूर होगा, चाहे पुलिस ने वह सेक्शन चार्जशीट में लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन जब प्रोहिबिटेड आर्म्स किसी आरोपी के पास मिलेगा या उसका प्रयोग किया जाएगा तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आरोपी पर वह केस नहीं बनाया जा सकेगा और यदि केस बना भी दिया गया होगा तो कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ये दोनों प्रतिबंधित हो जाएंगे। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास प्रोहिबिटेड आर्म्स, जिसमें फायर आर्म्स भी शामिल है, मिलेगा या उस व्यक्ति पर उस प्रोहिबिटेड आर्म्स को प्रयोग करने का आरोप होगा तो आरोपी को चार्जशीट करने के लिए स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। लोकल पुलिस कहीं गलत केस न बना दे
इसलिए सेक्शन 39 आर्म्स एक्ट के तहत वहां के सबसे बड़े स्थानीय अधिकारी की अनुमति आवश्यक बनाई गई है। जहां पर पुलिस का कमिश्नरेट सिस्टम होता है, वहां स्थानीय डीसीपी यह पूर्व अनुमति दे सकेंगे। पूर्व अनुमति केस फाइल में नहीं है तो आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की जा सकेगी। सीधा सा नियम है। सेक्शन 39 आर्म्स एक्ट की उपरोक्त पूर्वानुमति को इंग्लिश में प्रीवियस सैंक्शन कहते हैं। यह प्रीवियस सैंक्शन देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा तर्कसंगत विश्लेषण करना होता है, पूरे केस के फैक्ट पढ़ने होते हैं। उन केस के फैक्ट्स में यह अपराध बनता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता है, इस पर प्रोसिक्यूशन किया जाना है या नहीं किया जाना है, इस बाबत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी एक अनुमति देनी आवश्यक होती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोर्ट में आकर यह साबित करना पड़ता है कि विश्लेषण उन्होंने तर्कसंगत किया था, आंखें खोलकर किया था। इसके बाद उनको डिफेंस काउंसिल के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिफेंस काउंसिल के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। डिफेंस काउंसिल अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा यह दिखाते हैं कि बिना विश्लेषण के मैकेनिकल रूप से यह पूर्वानुमति दे दी गई थी। कोर्ट में आना और क्रॉस एग्जामिनेशन को झेलना इन मजिस्ट्रेट साहब के लिए बहुत कष्टकारक होता है। इस कठिनाई से बचने के लिए सभी राज्यों में फाइल किए गए आर्म्स एक्ट के केसेस में से लगभग 90% में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यह प्रीवियस सैंक्शन लगाई ही नहीं जाती। और यदि डिफेंस काउंसिल को इस बाबत पूरा ज्ञान ना हो तो केस के सही ढंग से प्रूव हुए बिना ही आरोपी को लंबी सजाएं मिल जाती हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ऐसे केसेस में आरोपियों को सुरक्षित किया जाना जरूरी होता है। क्या करके आरोपियों को सुरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए अपने वे सारे केसेस आप लोग अलग कर लीजिए जिनमें फायर आर्म्स आरोपी के पास पाए गए हैं या आरोपी द्वारा उनको प्रयोग किया गया बताया गया है। इसमें आपको दो तरह के केसेस मिलेंगे। पहले वे जिनमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यह प्रीवियस सैंक्शन रिकॉर्ड पर लगी ही नहीं होगी, वह कभी आईओ के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ली नहीं गई होगी। इन केसेस में आईओ की क्रॉस के दौरान आपको यह कमी रिकॉर्ड पर उजागर करनी होगी। यह दिखाना होगा कि आईओ ने कभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर यह आवेदन नहीं किया कि इसमें आरोपी के प्रोसिक्यूशन के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए। और जैसे ही कोर्ट की निगाह में यह सेक्शन 39 आर्म्स एक्ट में वांछित प्रीवियस सैंक्शन रिकॉर्ड पर अनुपस्थित मिलेगी तो कोर्ट तत्काल आपको रिलीफ देगा। जांच वगैरह करके आरोपी को वहीं तत्काल मुकदमे के बीच में ही छोड़ दिया जाएगा। यदि आप केस की शुरुआत में हैं तो आपको क्वैशिंग या डिस्चार्ज के लिए एक बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह क्वैशिंग और डिस्चार्ज का एक अच्छा केस हो सकता है। यह रिलीफ लेने के लिए हाई कोर्ट आपको नहीं रोकेगी, क्योंकि आपके खिलाफ यह वर्तमान केस कानून के विरुद्ध जाकर बनाया गया दिखाई देता है। ऐसा केस, ऐसी चार्जशीट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के विरुद्ध होने के कारण आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। तो हाई कोर्ट्स व सुप्रीम कोर्ट भी आप ही का पक्ष लेने वाले हैं। आर्म्स एक्ट के गलत केसेस से बचने के लिए यह सलाह हम अपने क्लाइंट्स के केसेस में हमेशा उनको देते हैं। क्या आपने अपना केस हमारे विद्वान टीम मेंबर्स से चेक करवाया है? कुछ केसेस ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रीवियस सैंक्शन लेकर रिकॉर्ड पर लगा दी गई होती है। तो उन मामलों में आपको यह देखना चाहिए कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने केस का पूरा अध्ययन करने के बाद यह प्रीवियस सैंक्शन दी थी। कई बार जल्दी में पिस्टल जब्त की और डीएम ने यह सैंक्शन प्रदान कर दी, केस फाइल कर दिया गया, लेकिन यह देखा जाए तो यह कानूनन गलत है। यदि कोई फायर आर्म्स बैलिस्टिक जांच में वर्किंग कंडीशन में नहीं पाया जाता है तो उसे हम फायर आर्म्स नहीं कह सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि फायर आर्म्स को जब तक बैलिस्टिक रिपोर्ट के द्वारा यह साबित ना किया जाए कि यह फायर आर्म वर्किंग कंडीशन में है, उस पर डीएम के द्वारा दी गई प्रीवियस सैंक्शन कानूनी रूप से गलत होगी। तो बैलिस्टिक जांच से पहले दी गई प्रीवियस सैंक्शन आंख मूंद कर दी गई सैंक्शन होगी। कोर्ट उसको अस्वीकार कर देगा और आरोपी को बरी कर देगा। आपका काम केवल यह होगा कि आप इस प्रकार दी गई उस सैंक्शन को ढूंढकर कोर्ट की जानकारी में लाएं और कोर्ट के सामने यह आर्गुमेंट करें कि इस सैंक्शन में
पूरी प्रतिबद्धता कानून के द्वारा जो जरूरियात हैं उनको पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा और भी अन्य पॉइंट्स होते हैं जिनसे उपरोक्त प्रीवियस सैंक्शन को अमान्य घोषित करवाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के भाग होने चाहिए। हर सवाल के द्वारा आईओ की कमियों को रिकॉर्ड पर लाकर अंकित करवाया जाना चाहिए ताकि ये सब पॉइंट्स आईओ के मुंह से आए हुए रूप में रिकॉर्ड पर लिखवाए जा सके और आरोपी को उसका लाभ मिल सके। यदि प्रीवियस सैंक्शन की कोई कानूनी कमी चार्जशीट में है लेकिन वह क्रॉस में पूछी नहीं गई है और एविडेंस के रूप में लिखवाई नहीं गई है तो कोर्ट्स अपना जजमेंट लिखते हुए उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि आपके केस में ऐसा हो गया है तो 311 सीआरपीसी या अभी नया बना हुआ 348 बीएनएसएस की अर्जी लगाकर गवाह को दोबारा बुलवाइए, उसका दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, क्योंकि बचने का यही एक सही तरीका होगा। तो अपने अपने केसेस की जांच कीजिए और देखिए कि उसमें कानून के क्या उल्लंघन किए गए हैं और सैंक्शन से संबंधित उल्लंघन जो सेक्शन 39 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आता है उसमें क्या क्या गलतियां की गई हैं। ना पता लगे तो अपने सीनियर्स को दिखाइए। सीनियर्स भी उपलब्ध ना हो तो हमारे मेंबर्स हमें अपने कागजात भेज दें ताकि हम उनको पढ़कर आपको एक मुफ्त कंसल्टेशन नोट दे सकें। कानून की मार से बचने का तरीका सही कानून को जानकर ही पाया जा सकता है। कानून से भागकर आप अपना न्याय नहीं पा सकेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।